बिहार से एक बड़ी खबर आई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा, गोद में पले बड़े हैं तो वैसे ही संस्कार है, और तेजस्वी यादव की भाषा जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजियां यानी कि आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। कोई भी नेता हो, किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है भाई, क्योंकि चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, किसी भी तरह का तंज कसा जा सकता है, क्योंकि हर हाल में चुनाव जीतना जरूरी है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और 2 चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने भी तंज कस दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और कह दिया कि अब पीएम मोदी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। 2 चरण के मतदान के बाद 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया पीएम मोदी ने। तो इस तरह के बयानबाजियां अब सुनने के लिए मिल रही हैं। तो तेजस्वी यादव काफी उत्साहित और कह रहे हैं कि अगर मोदी है तो नौकरी मुश्किल है। इस तरह की चीजें अब आपको सुनने के लिए मिल रही हैं। तो बिहार की राजनीति में तीसरे चरण के लिए जो मतदान अब होगा, उसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अभी पीएम मोदी थे बिहार में, अपने सांसदों की उपलब्धियां और विकास के काम नहीं बता पाए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो विजय सिन्हा ने इस तरह की बात कही। तो आखिरकार हो क्या रहा है, इसी पे बातचीत करेंगे। आज 2 खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं, बिहार की राजनीति पे पूरी चर्चा करेंगे इसको लेकर। अशोक गोयल हैं भारतीय जनता पार्टी से, और सुंदरम पाठक हैं प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस बिहार। दोनों हमसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या है, और जिस तरीके से विजय सिन्हा ने कहा, क्या वो वाकई सही है या इसके अंदर कुछ और है? किस तरह की राजनीति है, या ये चुनावी राजनीति है और ये चुनावी बयान है सिर्फ, ये वाकई इसके अंदर कुछ सच्चाई है? इस पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले आपको विजय सिन्हा की बाइट सुनाते हैं जिन्होंने कहा आज। में पलते बढ़ते हैं वही भाषा सीखते हैं ना। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव 2019 में क्या कह रहे थे कि सभी सीट हम जीत रहे हैं। मोदी जी हार रहे हैं, 0 पर आउट हो गए। ये बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव जी और देश के शहजादे राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, करोड़ों रुपया लगा के एक बड़ी टीम बैठाए हैं, और वो जो स्क्रिप्ट लिख के देगा, जो वो मुगालते में इनको रखेगा, वही भाषा बोलेंगे। जमीनी हकीकत इनको पता नहीं है। अरे कितनों भरमाने का प्रयास कर लें, लोगों को वर्गलाने का प्रयास कर लें, आपके बड़बोलेपन की बातें देख चुका है। खेलने चले थे, खेला करने चले थे, पड़ गए झमेला में, तो आपकी बात पर लोगों को विश्वास नहीं है। और सच्चाई है कि बिहार की जनता आप जैसे लोगों से मुक्ति चाहता है। नौटंकीबाज राजनेताओं से बिहार को मुक्ति चाहिए, जिसके जी। तो भी आपने सुना विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। तो इस बयान के बाद जो है एक सियासी घमासान शुरू हो चुका है और अलग अलग तरह की बयानबाजियां अब आ रही हैं, प्रतिक्रिया आ रही हैं सामने। अब सियासी घमासान तो होना था, तो ये जो सियासी घमासान शुरू हुआ, इससे ये कहां तक जाएगा और कहां जाकर रुकेगा, ये अब देखना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर इस तरह के सियासी घमासान तो होते ही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गोयल हमसे जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता सुब्रत पाठक हमसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता से ही बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप
सुंदरम पाठक, तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जो कहा, आपने सुना, भी हमने सुनवाया आपको। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम और जय बिहार। सब बिहार के एक मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान आ रहा है जो लालू प्रसाद यादव जी पे कहते हैं कि उनके सुपुत्र हैं और वो 2019 में ये ठग बोलते हैं। जो व्यक्ति खुद ठग का सरदार हो, जो व्यक्ति खुद जितने भी विपक्ष में हो उनके पार्टी में आ जाते हैं तो वो सभी लोग अच्छे हो जाते हैं, वैसे लोग बोल रहे हैं। शर्म भी नहीं आती उन लोगों को जो है इस तरह की बयान दे रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें देखना चाहिए कि इनसे पहले भी उनके पास सरकार थी, क्या उन्होंने युवा के लिए बात किया, नौकरियां दी? लेकिन तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो बिहार में नौकरियां बांटा, तो कैसे ना भरोसा करेगी बिहार की जनता तेजस्वी यादव पे या इंडियन अलायंस पे। जी अशोक गोयल, जिस तरीके से आज विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, कैसे देख रहे हैं? आपने अभी बाइट सुनवाई थी हमने आपको। जी, जैसे अशोक गोयल से कनेक्शन होता है, बातचीत करते हैं, तो ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये सभी चुनावी जो है भाषण है, चुनावी प्रतिक्रिया है, या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है इसके अंदर? जी सुंदरम, देखिए, चुनावी भारतीय जनता पार्टी की उनकी हालात उनको पता चल रही है। इस तरीके से वो इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं और इन्होंने तो पहले हल्ला कर दिया है कि अब की बार 400 पार, और भारत के युवा, गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी ने अपना नारा दे दिया कि अब की बार भाजपा तरी पार। भाजपा को पूरी तरीके से इस बार भगाना है। और बिहार में भी आप देख लीजिए, इनके एक शिवहर से है लवली आनंद जी, उनके पति का एक बयान आता है कि तू करके लोगों से अगर इलेक्शन के टाइम में बात कर रहे हैं वो सीधा करें कि हमको इस समाज, वो समाज, अलान फलान जो भी उनका समाज था उन सब समाज से हमको वोट नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार की दुनिया में डूब रही है और जैसे ही जिसके पास अहंकार आता है वो उनका समाप्त होना तय है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए रिकॉर्ड, वो चिल्ला रहे थे कि गुजरात 2017 के चुनाव में गुजरात में वो चिल्ला रहे थे 150 पार, उनको मात्र 99 सीट आया। 2018 में चिल्ला रहे थे छत्तीसगढ़ में जो 50 पार 15 सीट लेके आए हैं। मध्य प्रदेश में चिल्ला रहे थे 200 पार 109 सीट लेके आए हैं। मिजोरम में चिल्ला रहे थे 21 पार, 1 सीट मात्र आया उनके पास जी। और उसके बाद वो कर्नाटक में 130 पार कर रहे थे, कितना भी कर लिए नाटक, लेकिन नहीं जीत पाए कर्नाटक, उसमें भी उनको 65 ही सीट मिल पाई है। तो जिस तरीके से देख लीजिए आप कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 पार, तो 545 में से 401 घटा दीजिए, बाद बाकी जितना सीट है उतना भारतीय जनता पार्टी को आ जाएगी। इससे ज्यादा हमें उम्मीद नहीं लग रहा कि इनको आ जाएगा जी। चलिए ठीक है, अब कितनी सीटें आएंगी 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये सियासी घमासान है और आप लोग दूसरे पर तंज कस रहे हैं, लगता है इससे कि वोटर प्रभावित होता है और आपको जो है वोट में जो है इजाफा मिल जाता है, वोट मिल जाते हैं इस तरह की बातें करने से, एक दूसरे पे इस तरह की टिप्पणियां करने से? देखिए, हमारे पार्टियों ने कभी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी पे नहीं की। ये भी देखे होंगे कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो 400 प्लस सीट वो लेके आए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं चाहिए, विपक्ष मुक्त हमको भारत चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट को नहीं फ्रीज करवाया। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जी, राजीव गांधी को जब 400 सीट मिली थी जी, जब जो है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, सहानुभूति लहर थी, राजीव गांधी ने हर जगह ये कहा था वो मेरी ही नहीं पूरे देश की माँ थी। उन्होंने उसको कैश करने के लिए पूरा प्रयत्न किया था और वो कैश हुआ भी था जी। ये कहना कि राजीव गांधी की नीति को वोट मिली, वो इंदिरा गांधी की हत्या के प्रति सहानुभूति थी, दुखद हत्या हुई थी, उसके प्रति सहानुभूति थी। चलिए, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहानुभूति की लहर तो थी। तो सहानुभूति की लहर में जो है आपको फायदा मिला था 400 पार जिसकी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हमने काम किया है, विकास के काम किए और हमारी लहर है।
336 सीट पहले भी मिल चुकी हैं जी हमारे एनडीए को, जी। और इस बार एनडीए 400 पार की अगर बात कह रहा है तो इसलिए भी कह रहा है कि चाहे बंगाल हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे सब जगह जहां जहां हम बिल्कुल नगण्य की स्थिति में थे, हर जगह हमारा जो है मत प्रतिशत बढ़ रहा है, हर जगह हमारा समर्थन बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो देश के गरीबों के लिए काम किया है उसके प्रति मोदी जी के और योगी जी के प्रति जन विश्वास बढ़ा है। ये आंधी जन विश्वास की आंधी है जिसमें कांग्रेस पूरी तरह ढह चुकी है, कहे कुछ भी। जी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप सुंदरम पाठक? देखिए इनका तो वोट परसेंट ही आप देख लीजिए ना कि जब जब भारत में वोट परसेंट कम पड़े हैं तब तक कांग्रेस की सरकार आई है। और आप देखते ही होंगे कि अमित शाह जी कितने चिलबिलाए हुए हैं, जो अपने आप को चाणक्य मानते हैं, पूरी तरीके से दम लगाए हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता में भी इस बार उतना दम नहीं देखने को मिल रहा है जिसको हमें चाहिए। क्योंकि ऐसी बातें तो आप कितना दिन चलाएंगे आग पे? संदीप पाठक जी आप कहते रहिए, बात कहना आपको जरूरी है, लेकिन कुल मिला के गर्मी की वजह से फर्क काफी पड़ा है। कल मैं पूरे दिन मतदान में था और मतदान हमारे बूथों पर जो, जैसे मैं गाजियाबाद में एक जगह बताता हूँ, कवि नगर, वहाँ 65% मतदान हमारे में हुआ है। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। जो अगर मतदान कम हुआ है तो उसमें आपका भी कम हुआ है, ऐसा नहीं है, समझे? हमारा ही कम हुआ, ये बात नहीं है। और कम मतदान में भी हम अच्छी वोटों से जीत रहे हैं और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहना, इसलिए आप कह रहे हैं। कहना नहीं, आप जुमलों की बौछार कर लीजिए जितना करना है, क्योंकि इस बार भारत की जनता समझ चुकी है। क्या शब्द बोला आपने? क्या शब्द बोला इन्होंने अभी? बकवास। जितने भी जुमला करना है आप कर लीजिए, क्योंकि जुमले भारत के लोग समझ चुके हैं आपके जुमला। तुमने कुछ किया नहीं है। 55-56 साल 57 साल देश के बर्बाद किए हैं, और इस समय जो 10 साल के अंदर काम हुआ है, जनता हर जगह, किसी माता से पूछो, किसी भाई से पूछो, किसी से भी पूछो, जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, हर जगह जहां भी तो मोदी 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 के प्रति जनविश्वास है, जो सच्ची बात है। मैं कह रहा हूं, अब अपने नेता का आचरण सुधारो। नेता बोल क्या रहे हैं, इन्हें मोदी को अबे तबे कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके की बातें करना, ये जो है एक बहुत बड़ी बात है, समझे? गलत बात है। आपके सांसद महोदय, हम नहीं बताते हैं कि तुमने जो है क्या किया अमेठी के अंदर, हमने गेस्ट हाउस में तुमने क्या किया, हम ये नहीं बताते हैं, समझे? हम जो है केवल और केवल शांति और सद्भाव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं ईवीएम खराब है, एक तरफ से कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव खराब है, एक तरफ से हमारी सीटें ही नहीं आएंगी। जब तुम्हारी सीटें आएंगी तो ईवीएम खराब करने होंगे। आप कह रहे हैं कि हम पूरी लोकतंत्र तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा चुनाव हो ही नहीं सकता है आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं। असलियत तो यही है कि आपके नेता पूरी तरीके से निराश हैं। उनका जो है कहीं ना कहीं जो मानसिक स्थिति थी वो भी जो है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इस प्रकार की परेशानी महसूस कर रहे हैं। अब उनको ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से अगर आगे आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अबे तबे करना प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री जी का सम्मान ना करना, ये गलत बात है। आपको तुष्टीकरण करना है, करिए, क्योंकि आपके पास और कोई सहारा भी नहीं है। कर्नाटक में भी आपने विधानसभा चुनाव में यही सहारा लिया था, यही सहारा लिया था कि ये कर देंगे, वहां कर भी दिया। आपने गरीबों का आरक्षण छीन के, पिछड़ों का आरक्षण छीन के, दलितों का आरक्षण छीन के एक ऐसे वर्ग को दे दिया जिसको आरक्षण का व्यवस्था संविधान में नहीं है, जिसके आरक्षण के प्रति वो जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पक्ष में नहीं थे। लेकिन आपकी जो गलत नीतियां हैं वो देश को बर्बाद करने वाली हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाली है। आपको समझ आनी चाहिए। धीरे धीरे जनता आपका सफाया कर रही है। पिछली बार कुछ जो पा गए उससे आधी भी नहीं पाओगे। इस बार आप भी देख लीजिएगा कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हाल होगा। तो और आपने अभी कहा कि मेरे पार्टी के नेता को इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या एक प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो कहीं से भी ये कह दे कि जर्सी गाय पूरी शहर की गर्लफ्रेंड? प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा निकला शब्द क्या ये सम्मानजनक शब्द है?
क्या निकला भाई, दोबारा बताना। आप प्रधानमंत्री होते हुए अगर ये बोल रहे हैं कि जर्सी गाय पूरी शहर की गर्लफ्रेंड, अगर आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या ये आप सही कर रहे हैं? क्या ये सम्मानित शब्द है आपके लिए? हमारे लिए तो नहीं, आपके लिए सम्मानित है। वो जो है जर्सी गाय, या मुझे तो जानकारी नहीं है क्या कहा है। प्रतीकात्मक यदि कोई बात कही होगी तो उसके पीछे कोई तथ्य होगा। पहली बात मुझे जानकारी नहीं है। आप जानकारी कर लीजिए। सुन लीजिए, आपने मेरी बात भी सुन लीजिए पूरी। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। आपके ऊपर अगर विरोध भी कोई करेगा तो आप इस तरह के शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपको जो कहना कहिए, मुझे उसका बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा है। आपका जो मन है वो कहिए। कुल मिला के मेरा ये कहना कि जनता देख रही है, जनता इसका जवाब। भाई साहब बोलने दीजिए, तो आप बोलिए, मैं रुक जाता हूँ। मैं रुक जाता हूँ जब आप बोलते हैं। आप बहुत देर बोल रहे हैं, अब आप सुन लीजिए, तब हम जब चुप होंगे तब आप बोलिएगा। आप हमारी बात आप पूरा सुनिए। आपने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पूरी सरकार में। कांग्रेस ने 200 साल अंग्रेजी हुकूमत के बाद IIT, एम्स, IPS, वार्ड, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपने 10 साल में क्या बनाया? शौचालय। उसके अलावा 19वीं सदी में कांग्रेस ने 19वीं सदी में 21वीं सदी का नींव रखा था। IT, टेलीकॉम की नींव रखी इस देश में। बैंकों का प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइजेशन कांग्रेस के समय में किया गया। 1991 में अर्थव्यवस्था खोते हुए हम ग्लोबलाइजेशन का अहम हिस्सा बने। उस समय वो होता है हमारे गर्व कराने वाली बात। आपकी तरफ पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाना नहीं होता है। और 4 साल हो गया पुलवामा अटैक का, अभी तक कोई जांच नहीं आ पाया है। 2004 से जब 14 के बीच में हमारी सरकार थी तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर हमने रखा है। और आपने आज भी लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। आपने और मेरे में अंतर पूरा नजर आ रहा है कि कौन से देश की जनता के लिए है और कौन पूंजीपतियों के लिए है। चलिए, शांत हो गए आप बोलिए। शांत हो गए ना? मैं बोलूं तो जब आप शांत हो गए तो मैं बोलना शुरू कर रहा हूं। आप बीच में नहीं टोकेंगे। कांग्रेस ने देश को गरीबी हटाओ का नारा देके गरीब को हटाया। कहीं भी पूरे हर जगह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लंबे वाला किया। आप भ्रष्टाचारी रहे, आपके भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहे। आपने जो देश को कहीं ना कहीं 1962 में पूरी तरीके से चाइना से हार ली, उसके बाद में भी कहीं संभले नहीं। देश को मजबूत करने की दिशा में मोदी जी ने आज दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं ना ब्रह्मोस हथियार, आज दुनिया को भेज रहे हैं ना तेजस विमान। तो मोदी जी ने इस देश को मजबूती प्रदान की। आपके प्रधानमंत्री की बाहर क्या इज्जत थी, क्या वक्त थी, किस तरीके से बाहर जाते थे तो क्या 10 साल तक चुपचाप रहने वाले प्रधानमंत्री जो 10 जनपद के गुलाम थे, उन लोगों की उनकी क्या स्थिति थी? तो ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। देश की जनता भी समझती है। आपने केवल कभी किन्हीं जातियों का समीकरण बना दिया, कभी वीपी सिंह को लेकर किन्हीं जातियों को समझा दिया, कभी अल्पसंख्यकों को ले रहे हैं, कभी अल्पसंख्यकों को छोड़ रहे हैं। आपने 74 1975 में इमरजेंसी लगाई, सारे देश को नेताओं को बंद कर दिया, लोग कई देश के जो बुद्धिजीवी थे उनको बंद कर दिया। अपने पास सांसदों को, कृष्णकांत को, चंद्रशेखर को, मोहन धारिया को, ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा। आप उस नस्ल के जो है पार्टी के अपने व्यक्ति हैं। इतना ही कहना चाहिए। सन 84 का दंगा सबने देखा है। निर्दोष सिखों को एकदम जला दिया गया, जला के मारा गया। आज वो समर्थन पूरे का पूरा सिख समाज भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आपकी सब जानकारी में बीच में मत बोलिए। आपको बिल्कुल सभी चीज जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिशा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने राह दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रेलें दी है। भारतीय जनता पार्टी ने चौड़ी सड़कें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीमा पर सड़कें बनाई हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, बहुत तेज बनी है, भ्रष्टाचार रहित बनी है। भारतीय जनता पार्टी सेना का मनोबल बढ़ा रही है। वहां जाकर सीधे सीमा पर जाकर सैनिकों के साथ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हर तरीके से देश हित में जो भी निर्णय हो सकता है। हमने 370 जो आपने आजाद होते समय जान पूछ के शेख अब्दुल्ला को लाख पहुंचाने के लिए जो आपसे मिला हुआ था, आप ही के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, वो ज्यादा बातें तो मैं नहीं बोलना चाहता। उसको कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए।
दो प्रधान एक देश के अंदर बना दिए, दो प्रधानमंत्री इस देश में बना दिए। आपने क्या किया? पीओके पर जिस समय सरदार पटेल आगे को बढ़ रहे थे तो आपके ही प्रधानमंत्री ने रोक दिया, मुद्दे को ले गए क्या नाम यूएनओ में, जब से विवादित हो गया। आपने जितना विवाद पैदा कर सकते थे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उतना किया है। और ये जो आपका क्या नाम ये आया है अपना जो चुनावी घोषणा पत्र आया है, ये बिल्कुल वही स्थिति बन रही है कि आप देश को उखाड़ना चाहते हैं, देश में एक वर्ग को अपनी वोट के लिए भड़का रहे हैं और कुछ नहीं है। उसकी चिंता कीजिए, उसका कैसे विकास हो, कैसे उसको शिक्षा मिले, कैसे अस्पतालों से इलाज हो, कैसे 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा मिले, कैसे 80 करोड़ लोगों को खाना मिले। आपने फिर बोलना चालू कर दिया। आप सुनिए, खत्म सुनिए। आपने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी मैनिफेस्टो में क्या उन्होंने उसमें मुस्लिम का जिक्र है, उसमें मंगलसूत्र का जिक्र है। आप बताइए कहाँ जिक्र है, आप बताइए। अगर है आपके पास एक पेपर मुझे दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई जानकारी दी गई हो। और आप जो आज बात कर रहे हैं कि घोषणा पत्र में कांग्रेस, सुनिए क्या बोलने नहीं दे रहे, तरीका तुम्हारा 80% हिंदू है, देना पड़ेगा। एक बार 80% हिंदू है। केवल इसी चीज का जवाब सुनो, आप सीधा क्वेश्चन कीजिए, आप जवाब सुनिए ना। आप सुनना नहीं चाहते, आप सीधा बोलना चाहिएगा, का कोई फायदा नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। आपने उसमें कहा है कि हम जमीनें जांच करेंगे, संपत्ति की जांच करेंगे और उसे बांटेंगे किसको? जिनकी ज्यादा संतान है रोहिंग्या को बांटेंगे। अभी आप सत्ता में आप देश की संपत्ति छीन के देश रोहिंग्या को बांटना चाहते हैं। आप अपने इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि देश के लोगों की संपत्ति छीन के रोहिंग्या को सौंपना चाहते हैं, बंटवारा देश के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। आप संपत्ति छीनने वाले होते कौन है? कौन सा विधान आपको इजाजत देता है संपत्ति हम लेंगे? संपत्ति छीनने वाले आप होते कौन है? आप जन जन की संपत्ति लेके लूटेंगे, मतलब क्या है? ये मंगलसूत्र भी और सोना भी सब जो उसी के अंदर आता है। आप गरीब बहनों के मंगलसूत्र छीनेंगे, समझ में आ रहा है साहब? यूनिवर्सिटी आप नहीं पढ़ी? नहीं बिल्कुल, आप जो है आपकी नीयत खराब है। आपको केवल वोट चाहिए, किसी तरह सत्ता में आ जाओ। सत्ता के बाहर आप रह नहीं पा रहे हैं, सत्ता में रहते हो, बाहर घूमते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे ठीक नहीं है। मनमोहन सिंह कागज लेते हैं, कागज बनाते हो, कागज को फाड़ देते हो। तुम्हारे नेता की नीति ठीक नहीं है, नेता की बोलचाल ठीक नहीं है। आपके नेता की बोलचाल बहुत बढ़िया है। चलिए प्रधानमंत्री होते हुए अवध शब्द का प्रयोग करते हैं, वो एकदम सही है। अब आप बोलते रहिए, आपका मानसिक संतुलन ठीक बना रहे, ईश्वर से कामना है। जी आप हमारे लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको हम चरण स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात कहिए, जो आपने जिस तरीके से बोलना शुरू किया, आप अभी सत्ता में है, क्या आपसे हम सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप सत्ता में अपने सत्ता वालों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है, ऐसा है नहीं। 2014 के बाद 19 में भी ऐसा नहीं है, 2024 के बाद तो लहर आंधी है सुशासन की आंधी है, सब झड़ जाएंगे। सुशासन की आंधी में सब झड़ जाएंगे। पूरी तरीके से 40-50 पहुंच भी गए होंगे तो अब 20 भी नहीं रहोगे, 20 ही नहीं रहोगे, 20 साहब। आप भी झोला उठाने की तैयारी कर लीजिए इस बार, क्योंकि अब आपका एक तीन और बाकी है। आपका झोला भी बाकी है, आपका झोला भी उठवा देंगे। बस रोने वाला आपका झोला भी उठवा देंगे भाई, आपका झोला भी उठवा देंगे, कोई बात नहीं है। अभी जांच चल रही है, तुमने बहुत जो है सरकारी माल को खाया, तुम्हारी जांच चल रही है। अरे साहब, आप 10 साल से कहा मेरे एक भी नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया। अभी क्यों करें गिरफ्तार? क्यों करें गिरफ्तार? 350 करोड़ रुपए आपके सांसद पर मिले हैं। सुनिए, आपके नेता जमानत पे हैं। अरे आपके नेता जमानत पे हैं। आपने किसानों की जमीन कौड़ियों में हरियाणा में लूटी है और लेकर जो किसी एक व्यक्ति को दे दी गई और उसने जो है कई 100 करोड़ रुपए में बेच दिया। किसानों के साथ धोखा किया है, गरीबों के साथ धोखा किया है, गरीबों का अधिकार छीन रहे हो, गरीबों को जो शोषण कर रहे हो। तुम्हें केवल एक ही चीज नजर आती है, मुस्लिम लीग का एजेंडा आप अपना रहे हो।
ये बात चलने वाली नहीं है। देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। आप अडानी के पीओ बने हुए, आप दो पूंजीपतियों के गुलाम बनकर रखाना चाहते हो। अडानी को सबसे ज्यादा तुमने चाहा। अडानी और अंबानी जिनका आप नाम लेते हो, अपनी कांग्रेस सरकारों के समय में सबसे ज्यादा आपने ठेके दिए। आपने हर तरह के उनको जो योजनाएं दी, आप अडानी और अंबानी जिसका आप नाम लेते हो, देश के विकास की बात नहीं करते हो। 1,36,000 करोड़ के घोटाले की बात नहीं करते हो। आपने पानी में भी घोटाला किया, आपने खेलों में भी घोटाला किया, आपने घोटाला। आप घोटालेबाज हो, घोटालेबाजों के साथ हो। दिल्ली में शराब घोटाले वाले का आप साथ दे रहे हैं। आपके जो है नेता संजय सिंह जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है ना, तो आपने कहा उसको प्रूव कर दिया। आप प्रूव कहाँ कर दिए कि वो करोड़ रुपया लिया हुआ है, टेंडर, वो घूस लिया हुआ है। और ये फिर इस पर हम एक लाइन कहेंगे, जो झूमते हैं साथ कोर्ट ने रिहा नहीं किया है, आप धोखा दे रहे हो जनता को। इनका कोई दिन है, कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा है, आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के बचाना चाहते हैं, गलत बात कर रहे हैं। अरे आप सब कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा है, आप सच जमानत पर है। आप बोलिए ना, जमानत पर पड़े केस चल रहा है उन पे। अभी ये गलत सुंदरम पाठक, इस तरह की आप लोगों को मैंने काफी मौका दिया एक दूसरे से बातचीत करने का, हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के अंदर कि मोदी जी ने जो है 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है और मोदी है तो नौकरी मुश्किल है। इस तरह की वो बातें बोल रहे हैं चुनाव के अंदर। और जिस तरीके से आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो भाषा शैली बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस पे आपसे बातचीत कर रहा हूं कि क्या ये भाषा शैली ठीक है तेजस्वी यादव की, क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छी? शर्मा जी, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं ना जी, उनके टाइम में नौकरी जमीन लेके दी जाती थी। आदमी की जमीन अपने नाम कराओ, अपने मिलने वालों के नाम कराओ, जब नौकरी दो। उन लोगों ने धोखा दिया है देश को। जी, तो ये जो आज बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये भाषा शैली जो है लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है, इस तरह की भाषा शैली से बचना चाहिए। शुक्रवार यानी कल जो है प्रधानमंत्री बिहार में थे, मुंगेर और अररिया में, जहां तीसरे चरण का मतदान होना है, वहां उन्होंने जो बोला है उसके बाद उन्होंने कहा, तो ये चुनाव के समय में भाषा की मर्यादा का ख्याल तो रखा जाना चाहिए। और ये सबसे जी अगर भारतीय जनता पार्टी जी को 400 का अब उनका भ्रम टूट चुका है, क्योंकि बिहार में गठबंधन की सरकार ने मात्र 17 महीने। भाई हम तुम्हारी बात माने लेते हैं, तुम्हारी बात माने लेते हैं कि 150 आपके नेता हमारी 150 बता रहे हैं, 150 माने लेते हैं, 150 माने लेते हैं। धमकाओ मत। नहीं सुंदरम पाठक, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें, इस तरह से नहीं। अगर वो कह रहे हैं तो सुन लीजिए, काउंटर कीजिएगा बाद में। हमारे चैनल पे इस तरह से डिबेट नहीं होती है। मैंने फिर भी आप लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने का पूरा मौका दिया है। जी, आपने मुझसे क्वेश्चन किया है ना जी, तो मैं जवाब दे देता हूँ। उसके बाद श्रीमान जो कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैंने पहले से ही टाइम दिया है। जी ठीक है, बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ कि 17 महीने की सरकार में जी आरजेडी, जदयू और कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया बिहार में। तो क्यों ना युवा उनके तरफ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि वह 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए पर साल, आज तक एक भी वैकेंसियां जमीन स्तर पर नहीं आई। कॉन्ट्रैक्ट जो भी थी कॉन्ट्रैक्ट होने लगी। एक आर्मी, देश के युवाओं के लिए उम्मीद थी आर्मी, उसको भी आप अग्निवीर कर रहे हैं। जो सेना में जाने के बाद कैंटीन की सुविधा थी आप वो भी खत्म कर रहे हैं। रेलवे में जो बच्चे की हाफ टिकट लगती थी, बुजुर्गों को प्रिफरेंस दिया जाता था, आपने वो सब खत्म कर दिया। तो किस बुनियाद पे आपसे लोग उम्मीद रखेंगे? चलिए ठीक है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 39 एनडीए के पूरे जो 39 सांसद हैं, तो एक जो है सांसद किशनगंज से कांग्रेस पार्टी का है।
है ना, सिर्फ यही गणित है ना। तो इस बार जो है क्या रहने वाला है जिस तरीके से, तो अभी जो चुनाव चल रहा है, मतदान हुआ है 2 फेज का, 2 फेज के मतदान के बाद आपको एक भरोसा है कि इस बार कुछ बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अशोक गोयल जी, क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि इतना बड़ा कोई फेरबदल हो जाए? इनको किशनगढ़ की सीट भी इसलिए मिलती है जी, मैं किशनगढ़ 10 बार गया हूँ जी, वहाँ बांग्लादेशी वोटर बेहिसाब है, वहाँ 60% मुस्लिम वोटर है जी। इनका जो टारगेट है वो यही रहता है कि मुस्लिम वोटर से कांग्रेस को वोट पाके हम जीत लें, कोई भी कुछ कर लें। लेकिन कुल मिला के 39 अगर सीट हमारी थी तो 39 की 38 भी रहने वाली नहीं है। हम कटिहार भी जीतेंगे, हम पूर्णिया भी जीतेंगे, हम फॉरबिसगंज भी जीतेंगे, हम जो है भागलपुर भी जीतेंगे, हम जो है क्या नाम बराबर में उसके भागलपुर के बराबर में मुंगेर भी जीतेंगे, हम सीतामढ़ी भी जीतेंगे, मुजफ्फरपुर भी जीतेंगे, हम सब सीटों पे जीतेंगे। आप देखते रहिए, महारा भी जीतेंगे, हम जो है हर तरीके से जो मजबूत है, गया भी जीतेंगे, हमारी सब जगह बात होती है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरा इनपुट है, पूरी जानकारी है, और वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी जानकारी है, पूरी नॉलेज, सब कुछ है, हम पता है, हम 39 के 39 जीतने जा रहे हैं। और हो सकता है इस बार जेडीयू से जो खड़ा किया है इस कैंडिडेट, वो जो है 40वीं कमी पूरी कर दे। इस बार 40 की 40 जो है बीजेपी के खाते में जाते दिखाई दे रही है। ये हो सकता है मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में भाजपा को वोट डाल रहा है, मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं जी। तो इसलिए आपके जो इस बार जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं बिहार के अंदर, और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार ऐसे ही रह जाने वाली है, ये भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है। अगर आप इस भरोसे को किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, इनका मन है, इनको जो मन है वो बोल सकते हैं। जो ये 40 का 40 जीत जाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लगा देना चाहिए नारा, जो अब की बात 543 मेरा ही है। वो फालतू की बातें, हवाई फायरिंग जितना ये कर ले, लेकिन इस बार हम बिहार में 15+ सीट जीतेंगे। 15+। हम तो जो कह रहे हैं शर्मा जी, हम तो जो कह रहे हैं तथ्यों के साथ कह रहे हैं, और इसमें पिछली बार से ज्यादा बड़ी भी आंधी है इस बार जो है मोदी जी के और योगी जी के जो काम हुए हैं, जिस तरीके से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, और वो भी शांति के साथ में, और बहुत बड़ा एक मंदिर बना है जो दुनिया के अंदर जो है, जिसका जो नाम है, और सारी जनता के अंदर, विशेषकर महिलाओं के अंदर जोश है। महिलाओं को आरक्षण का जो है बिल पास किया है। हर तरीके से ये कुछ भी सोच ले, ये जो है हमारी 150 सीट बताते हैं, हमें तो बड़ा दुख होता है कि इनकी बुद्धि को क्या हो गया। कोई बात नहीं है, हमारी 336 पहले आई थी, 400 सीटों का हमारा दावा है, हम 400 के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, 400 के लिए काम कर रहे हैं, आपको पूरा भरोसा है। इधर कांग्रेस पार्टी कह रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यही एक चुनाव के दौरान जो इस तरह की बातें होती हैं, चुनावी बातें कही जाती हैं, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है दोनों पार्टियों के लिए। फैसला तो 4 जून को ही होगा कि 400 है, 440 है, 450 है, या 370 है, या 380 है, देश की जनता तय करेगी। फिलहाल ये है कि ऐसी कोई जो फेरबदल है, बहुत बड़ी फेरबदल बिहार की राजनीति में, यदि उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने कहा तेजस्वी यादव के बारे में, उसका असर जो है पूरी तरीके से आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार जो है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में यदि आप, क्योंकि बार बार आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं नौकरियों की या दूसरे बातों की, 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार में हमने ये किया, तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि आप लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव जो है इंडिया गठबंधन लड़ नहीं रहा इस बार, वो जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है जी। राजद के समय में हर जगह जो है आतंक था, गुंडागर्दी थी, लूट खसोट थी। राजद जो है वो अपना विश्वास खोए हुए है, समझे नहीं। वो जो है लालू जी और जो है ये लोग जो है एक तरीके से जनता की नजरों में कि इन्होंने क्या किया है, जो रेल के
क्या नाम जो है ये नौकरी देने का सवाल आया है जी। कि जो है जमीन के बदले नौकरी, उसमें भी जांच हो रही है, उसमें भी जा रहे हैं जी। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए, चाहे ममता के लोग हों, चाहे इनके लोग हों, चाहे आपके लोग हों, तो ये सब लोग जो अपनी जान बचाने के लिए आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं। बताइए, आप लोग जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और नौकरी के बदले जमीन वाला जो मामला है वो बड़ा सियासी मामला बनने जा रहा है और विधानसभा चुनाव में भी आपको जो है नुकसान पहुंचाएगा। शर्मा जी, अब ये तो क्या नहीं, पहले तो समझ लेते हैं कि ये बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी अब गठबंधन में रहेंगे या यहीं तक है बस कहानी? देखिए अभी लोकसभा के चुनाव है तो पहले लोकसभा के, लेकिन आप लोग चुनाव तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे विधानसभा की तैयारी कर रहे हो। लोकसभा विधानसभा का जिक्र तो बिहार का जिक्र तो इन्होंने ही किया था। बिहार का जिक्र तो हमारे भाई भैया ने किया था, कांग्रेस वाले ने। फिर आप बोल लीजिए, मैं उसी बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम बोलेंगे। चलिए ठीक है। अभी ये जो इसके क्या मायने हैं अशोक गोयल जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने जो है 2 चरण के बाद 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है, क्या वाकई ऐसा है? नारा लगाना बंद कर दिया है क्या? देखिए विपक्ष के नेता हैं वो, विपक्ष के जो भी दल है इंडी गठबंधन के, उनमें से एक गठबंधन में दल उनका भी है जी। उनको जो है हर तरह की बात, ऐसी बात जिसको कह के कहीं जनता को बहकाया जा सके, कहने का हक है, वो कह रहे हैं। उनका कहना है, वो तो ये कहेंगे कि आरजेडी को 100 सीट आने वाली है, बिहार के बाहर भी आरजेडी को सीट आने वाली है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला हमारे नहीं है जी। हमारा 400 का लक्ष्य है पार का, तो लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता हैं जी। कल मैंने बसों पे देखा, एक बूथ पे 10 कार्यकर्ता लगे हुए थे। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, चलिए, उत्तर प्रदेश में इनके पास कितने कार्यकर्ता हैं या वोट शेयर कितना है वो विधानसभा चुनाव का भी एक गणित है। लगभग 1.5 से 2% आसपास वोट शेयर है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के अंदर इनकी क्या स्थिति है उस पर अभी आकलन चल रहा है। और बिहार में जो तीसरे चरण का मतदान होना है उससे पहले तेजस्वी यादव पे इस तरह के बयानबाजी, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस तरह की भाषा शैली अच्छी नहीं है, इस तरह अच्छे संकेत नहीं देते हैं, यह अपने आप में चिंता की बात है। अरे मोदी तो दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं जी। चलिए, खैर, मोदी जी जो है पूरी दुनिया को जिस तरह का शांति सद्भाव को संदेश दे रहे हैं, ये जो अभी आपने सुना, हमने दोनों प्रवक्ताओं को जो है पूरा मौका दिया, बीजेपी और कांग्रेस को, एक दूसरे से बातचीत करने का, हॉट टॉक करने का भी, कि जिससे कुछ निकलकर बाहर आए, इसलिए पूरा हमने सुना दोनों को। तो ये बताता है कि राजनीति के अंदर अभी इस वक्त जो है बिहार का पारा भी बहुत हाई है और वहां पर जिस तरीके की हॉट टॉक चल रही है, एक दूसरे के ऊपर चुनावी बाण छोड़े जा रहे हैं, यानी इसे सियासी महासंग्राम कहें या सियासी महाभारत कहें, क्योंकि लोग इधर से उधर जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने नियर एंड डियर भी दूसरे पाले में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस सियासी महासंग्राम के अंदर कौन क्या कहेगा या क्या कह जाएगा, किसकी जुबान कहां फिसल जाएगी, या फिर जानबूझ के ऐसा कुछ कहा जाता है जिससे कि लोगों को प्रभावित किया जा सके, या फिर एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिससे कि वोटर को जो है प्रभावित करके वोट हासिल किए जा सके। जबकि जो जमीनी मुद्दे हैं वो अलग है, लेकिन एक कहावत है बहुत पुरानी, जंग और मोहब्बत में सब जायज है, ऐसे ही राजनीति में भी सब कुछ चलता है, जायज है। और यहां पर आरोपों की कीचड़ से भी जो है राजनीति खेली जाती है। जैसे होली खेली जाती है रंगों से, ऐसे आरोपों की कीचड़ से भी राजनीति खेली जाती है। तो ये जो यहां पर दाग लगते हैं और कहा जाता है दाग अच्छे लगते हैं यहां पर, तो जिसके ऊपर जितने दाग हैं उतना ही अच्छा नेता, उतना ही बड़ा नेता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं वो बता रही है कि तीसरे चरण का मतदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।